नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका। जवाब तो देना पड़ेगा मैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं और उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ पर जल चढ़ाकर आशीर्वाद दिया है। इसके बाद वे मंदिर के निर्माण कार्य में पसीना बहाने वाले मजदूरों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वे साधु संतों के बीच जाकर अपने स्थान पर बैठ गए और इस नजारे को राजनीतिक चश्मे से देखने वालों ने अब इसे चुनावी संदेश देने में जरा भी देरी नहीं की। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए काशी की सड़कों पर बनारस में उनके प्रशंसक सड़कों पर उतर आए। कड़ी एसपीजी सुरक्षा के घेरे के बीच ललिता देवी घाट से काशी विश्वनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पीएम मोदी स्वयं ही गंगा जल को कलश में समेटकर धाम पहुंचे और इस बीच ढोल नगाड़े और डमरू की धुन से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस विशाल परियोजना से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो वहीं क्योंकि उद्घाटन यूपी चुनाव से ठीक पहले हुआ है, इसे एक सियासी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। तो उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी विकास के साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने एजेंडे का भी उन्होंने साफ संदेश दिया और इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की। यह बीजेपी के चुनावी अभियान का एक अहम हिस्सा है और बीजेपी चुनाव में इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी करेगी। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों के भीतर पीएम मोदी और सीएम योगी ने यूपी की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट की सौगात दी है। दोनों नेताओं का संदेश बेहद साफ है कि विकास के मुद्दे पर डबल इंजन की उनकी सरकार बेहद संजीदा है। और दूसरी ओर विंध्याचल कॉरिडोर, राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर एक दूसरा राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है कि उनकी सरकार अपनी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने में भी पीछे नहीं है। 13 और 14 दिसंबर को पीएम मोदी के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी काशी में ही मौजूद रहेगा। 17 दिसंबर को काशी में महापौर सम्मेलन और 23 दिसंबर को प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन होगा। किसान मोर्चा प्रदेश के 1918 संगठनात्मक मंडलों में इसके प्रसारण की व्यवस्था भी करेगा। इन सभी इंतजामातों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो जवाब तो देना पड़ेगा में कुछ ऐसे ही धारदार सवालों के साथ करेंगे बड़ी बहस। तो इस पूरे मसले पर राजनीतिक रस्साकसी भी हो रही है। इससे एक दिन पहले यानी कि कल जब एटा में एक बूथ सम्मेलन हुआ था बीजेपी का, उसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर पहले की तमाम सरकारों और पार्टियों पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा और उसके पलटवार में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या पलटवार किया है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कहे काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, बुआ बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है जनता से बताइए, वे हमेशा ना उम्मीद ही रहेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि क्या ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने आज भव्य लोकार्पण किया है, दुनिया को समर्पित किया है, इसके लिए उन्होंने कहा कि क्या इसको कांग्रेस बनाती, मायावती बनाती या बबुआ कह के मतलब अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा। अब इसके बाद अखिलेश यादव का क्या पलटवार आया वो आपको सुनाते हैं। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये किसान की आय दोगुनी का वादा किसने किया था? क्या आप जानते हैं किसने वादा किया था? आप सब जानते हो कि किसने वादा किया था। आज की महंगाई में जब खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, पैदावार बढ़ेगी नहीं, सब चीज़ें बाहर से लाई जा रही हैं, तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी? ये जवाब न पूछ ले, इसका ये सवाल जनता न कर दे। इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं आप वाला कि किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े। जो कानूनी हक नहीं दे सकते एमएसपी के लिए कानूनी हक नहीं है, वो इंतजार होना। इसलिए हम कह रहे हैं आपको जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो ये रस्साकसी यही शुरू हो गई है। अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि असल मुद्दों से वो किसानों की आमदनी को लेकर कह रहे थे, जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, तो उसको लेकर वो कह रहे थे कि ये वादे किसने किए थे। और इन्हीं सब बातों पर अब सवाल ना पूछे जाने लगे, इसलिए अब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और ये तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर ये रस्साकसी शुरू हो गई है, तो बड़े आरोप भी शुरू हो गए हैं। और क्योंकि इसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे और बीजेपी ने इस प्रोग्राम में अपने सभी मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया था, इसलिए तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार अब बीजेपी पर हमलावर हो रही हैं। हालांकि बीजेपी इसको लेकर सांस्कृतिक गौरव की बात कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये काशी विश्वनाथ की, महादेव की मुक्ति का दिन है। ये बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने लगातार इसको लेकर वो ट्विटर के माध्यम से भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। उन्होंने कहा है इसमें कि सपा सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ, सपा सरकार में कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ, मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया। अब पैदल जी भी बताएं कि सपा सरकार के वरुणा नदी के स्वच्छता अभियान को क्यों रोका और मेट्रो का क्या हुआ। ये बड़े सवाल जो है वो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर उठाए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने काशी की तंग गलियों और यहां की गंदगी को देखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। तो इसी विषय पर हम करेंगे बड़ी डिबेट। आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें आपका। हमारे साथ बीजेपी से, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, प्रदीप पटनागर जी। हमारे साथ विपक्ष की प्रमुख पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी से आलम अहमद जी। और हमारे साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, जो कि बाबा रामदेव का संगठन है, उसके पूर्व राज्य प्रभारी और इसी तरीके के धार्मिक मुद्दों के साथ परशुराम धाम को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ रहे समाज सेवी अशित पाठक जी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आर्या न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आखिरकार चुनावी एकदम एन वक्त पर इसकी टाइमिंग सेट की गई है। आपने अपने जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको बुला लिया है, आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर वहां पर बैठा लिया है, तो आपसे ये क्यों ना पूछा जाए कि ये निशाना जो है वो चुनावी है? प्रदीप भटनागर जी, अगर चुनाव, देखिए, अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो मैं बता दूं थोड़ा सा, तो क्या आप लोकसभा चुनाव में कहेंगे कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए फीता काटा जा रहा है? देखिए, चुनाव तो भारतवर्ष में पूरे 5 वर्ष होते रहते हैं और पूरे 5 वर्ष चुनाव में ही बीत जाते हैं। सरकारों के, जिलों में, प्रदेशों के पंचायती या विधानसभा, नगर निगम चुनाव ये 5 साल होते ही रहते हैं। तो आज के दिन की अगर कर्म की बात करें, जो आज आपने मेन मुद्दा रखा है जी, देखिए, ये एक विषय बाकी हर्षोल्लास का है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी है योगी आदित्यनाथ जी की, अगर उन्होंने किसी विकास कार्य को, अगर किसी चीज की भव्यता को आगे बढ़ाया है और उस भव्यता में 4 चांद लगाए तो कोई बुराई नहीं है। पूरे भारत को, पूरे प्रदेश के नागरिकों को साथ में खड़ा होना चाहिए। आप अगर हर चीज पे ये बोलने लगे कि भाई ये तो हमने योजना बनाई थी और ये बना रहे हैं, अरे भाई आपने योजना बनी, शुरुआत क्यों नहीं करी आपने? आप कम से कम जनता के बीच में आगे बढ़ा तो सही। आप पूरे 5 वर्ष तो भवन के अंदर बैठे रहे, आप कहते हो सही भाई हमने ये योजना बनाई थी, हमने ये योजना बनाई थी, हमने काशी विश्वनाथ योजना बनाई, सभी नदी घाट बनाने की योजना बनाई थी, हमने मनोरंजन जो गाजियाबाद में चल जाएगी जो अगले वर्ष, उसकी योजना बनाई थी। आप 5 वर्ष को लेके आप अभी तक बोलते ना,
आपने चुनाव से महज 21 दिन पहले तो आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस का रिबन काटा और उम्मीद करते हैं कि वो बन के तैयार हो जाए 21 दिन 22 दिन में। ऐसे नहीं होता ना। अगर आपने किसी चीजों को योजना बनाई और अगर वो फलदायक थी प्रदेश की जनता के लिए और धर्मस्थली के लिए, उस पर सरकार ने काम किया। इस तरीके से है कि एम्स की जमीन के लिए आपको देने के लिए 4 वर्ष लग गए। ठीक है। आपने 2016 में एम्स की जमीन को कई बड़ी मुश्किल से सरकार को दी। आप अपने करनी कतनी को देखिए ना क्या चल रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। आलम अहमद जी, आपसे सवाल यह है कि आखिरकार हमारे देश में तो चुनाव हर वक्त चलते रहते हैं, कोई कभी ना कभी तो चुनाव रहता ही है। बहुत धीमी आ रही है सर। आलम अहमद जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहे हैं, आवाज धीमी आ रही है सर। ठीक है, मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूंगा कि एक बार वो ऑडियो दुरुस्त करा लें। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहे हैं सर। ठीक है। आलम अहमद जी, अपने देश में चुनाव तो हर वक्त चलते रहते हैं, किसी भी समय क्या आप लगता है कि जब भी कोई भी चुनाव आए तो इसी तरीके की ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम हैं इनको रोक दिया जाए, क्योंकि सिर्फ आप राजनीतिक सवाल खड़े कर देते हैं सिर्फ इसलिए? और आज जब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इस तरीके के कार्यक्रम की इसकी रूपरेखा रखी गई थी, हमने आप लोगों ने ही सब कुछ अलॉटमेंट किया था, बजट अलॉट किया था, अधिग्रहण किया था, और वो दस्तावेज की बात कर रहे हैं, तो ठीक है दस्तावेज भी दिखा दीजिए। साथ ही दस्तावेज की बात आएगी तो फिर बात उसकी भी आएगी कि आप तो हज हाउस में हर समय लगे रहे, आपने इस सबको पूरा करने में प्राथमिकता ही नहीं दिखाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक नीति रही है कि जब भी चुनाव आता है विकास की जो मेन धारा है उससे हटके अलग से काम करने का है। ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि हमें काशी विश्वनाथ में अच्छा काम हुआ है, लेकिन एक सबसे मेन अहम जरूरत हमारे आज प्रदेश और देश को है। कोरोना काल के बाद एक नई बीमारी जो आ रही है हमारे देश में, इस संकट से उभरने के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंतजाम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवाइड एंड रूल की बात करती है, तो इन्होंने अगर काम किया है तो इनके भाषणों में काम की बात होनी चाहिए। काम की जब भी इनके किसी भी चाहे बाबा मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, इनके शब्दों में कभी भी विकास की बात नहीं आती है। तो ये विकास नहीं दिख रहा है क्या सांस्कृतिक विकास से? आलम अहमद जी, क्या सांस्कृतिक विकास से समाजवादी पार्टी को सरोकार नहीं? अभी जब भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनने की ओर जब मतलब कहानी आगे बढ़ी तो आप लोग कहने लगे कि नहीं राम तो सबके हैं, लेकिन अब काशी विश्वनाथ में जब एक भव्य मंदिर तैयार हुआ है उस समय आप अन्य विषयों को उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये तो डिरेल करने के लिए चुनावी एजेंडे के साथ आ रहे हैं। देखिए सर, ये अच्छी बात है। हम सब, हमारा देश आस्था का देश रहा है, हम सब एक दूसरे में बिलीव करते हैं। हम लोग हमेशा सदा ही हम ईद और होली साथ मिलते हमारे देश में मनाई जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात ये आ रही है कि देश को जरूरत क्या है। आज देश को प्रदेश को जिस तरीके से हमारे देश में मौतें हुई है, जिस तरीके से लाशें छुपाई गई है, इन सब चीजों को देखते हुए आज हमारे देश को जरूरत क्या है, असल मुद्दा ये होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है काशी विश्वनाथ मंदिर में अच्छा काम हुआ है, जो भी विकास किया है, लेकिन इससे अगर ना मोदी जी को काशी की जनता ने, बनारस की जनता ने इतना बड़ा जनसमूह भी दिया है। ठीक है, मोदी जी के लिए। ठीक है, आपके इन आरोपों का जवाब लेंगे प्रदीप भटनागर जी से, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूं अशित पाठक जी के पास। अशित पाठक जी, आप भी तमाम ऐसे ही मुद्दों पर जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज जो काशी में जो भव्य स्वरूप है, एक बार आपको याद होगा कि हम लोग एक बार गए थे, उस समय शायद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बात थी, और अर्थशास्त्री अनिल बोकिल जी का प्रोग्राम था। उस समय बारिश हो गई थी और बारिश में आधे घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी आ गया था। हम और आप दोनों लोग जो है वो घुटने तक पानी में जाकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए थे। क्या अब वो स्वरूप कुछ बदल पाया है? और अगर वो बदल पा रहा है तो क्यों ना इसको जो है एक पॉजिटिव नोट पे लिया जाना चाहिए? बिल्कुल, अभी मैं पिछले महीने ही मैं बनारस गया था। बनारस जाके मैंने देखा तो स्वरूप बदल रहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं कल मैं जब एक वहाँ पर अपने परिचित से बात कर रहा था तो अस्सी गंगा है और जो बरौना उसकी जो गंदगी है उसमें जो नाले बह रहे हैं और वो नाले जाकर गंगा नदी में जाकर मिल रहे हैं, तो
ये केवल दिखावटी ना हो, सजावटी ना हो, ये कहीं ना कहीं हमारी जो आस्था से जुड़ी हुई गंगा माँ है उसमें भी ये भव्यता दिखनी चाहिए, दिव्यता दिखनी चाहिए और ये सफाई दिखनी चाहिए। पहली बात, जो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी धरोहरों को, हमारे धार्मिक स्थानों को सही तरीके से सम्मान मिले, उनको साहित्य के रखा जाए, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं जी। अयोध्या राम मंदिर बना, भव्य बन रहा है, उसका भी हम स्वागत करते हैं जी। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हमारे बीजेपी के जो साथी है जी, कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली शाहजहांपुर जिले में है, जलालाबाद तहसील में, जिसको हम लोग परशुराम पट्टी कहते हैं जी, उसकी मांग बरसों से हम लोग उठा रहे हैं। पीएमओ को भी लिखा गया, पिछली सरकारों को भी लिखा गया, कांग्रेस की सरकारों में भी लिखा गया, काफी पत्र है, पर्यटन विभाग से भी यहाँ पर सर्वे हुआ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी सर्वे हुआ, बहुत सी तमाम चीजें हुई, हम लोगों ने आंदोलन भी किए लगातार। लेकिन भगवान परशुराम जी से क्या रह रहे हमारी राष्ट्रवादी सरकार को, हमारी हिंदुत्ववादी सरकार को, जबकि हमारे जिले में 5 विधायक हैं भाजपा के जी, 3 मंत्री हैं और एक कद्दावर मंत्री है जो शाहजहांपुर से आते हैं जी, और उसके बाद भी परशुराम जन्मस्थली पर्यटन को घोषित नहीं हुई। और रामायण सर्किट में जहाँ पर 15 स्थान पूरे भारत के सम्मिलित हुए हैं, अयोध्या से लेके चित्रकूट से लेके हम्पी कर्नाटक में और रामेश्वरम दक्षिण भारत में जी, ये 15 स्थान सम्मिलित हुए हैं, लेकिन भगवान परशुराम की जन्मस्थली से क्या कह रहे हैं कि उसको क्यों नहीं शामिल किया गया रामायण सर्किट में, जबकि भगवान परशुराम रामायण के एक मुख्य पात्र है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी करने। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। प्रदीप पटनागर जी, जिस परशुराम धाम की आज बात चल रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बार कवरेज के दौरान था, जो उस समय मोदी का जो फर्स्ट मोदी जी का जो कार्यकाल था, उस समय पर्यटन मंत्री थे डॉक्टर महेश शर्मा जी। तो महेश शर्मा जी जब पहुंचे थे, उन्होंने खुद वहां पर आश्वासन दिया था कि एक धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। रामायण सर्किट, रामायण से जुड़े हुए पात्रों को लेकर बनाया जा रहा है, उसके एक पात्र भगवान परशुराम जी भी हैं। तो जब बात राम की हो रही है तो उनके साथ परशुराम को क्यों ना जोड़ा जाए। काशी विश्वनाथ के माध्यम से आप एक बड़ा पिक्चर जो है वो अपनी इस धार्मिकता का और संस्कृति का देने जा रहे हैं। इसमें अगर भगवान परशुराम का धाम भी जुड़ जाता है तो एक बहुत अच्छी बात है। एक लंबा आंदोलन चल रहा है वहां पर, और वहां पर जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है वहां से भी कई लोग जाकर विजिट कर चुके हैं। उसके बाद अभी राष्ट्रपति जी की तरफ से एक चिट्ठी आई थी, उसमें भी लगातार काम चल रहा है। तो प्रदीप भटनागर जी, आखिरकार ये देर क्यों हो रही है? पवन जी, मैं अगर परशुराम मंदिर की बात करूं तो मेरे संज्ञान में ये तो पता है कि आंदोलन चल रहा था, मगर ये कि मांग की गई है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस विषय पर रोशनी डालता हूँ। अब तो शुरुआत हुई है प्रदेश के विकास की, जो चीजें विकसित होनी है, चाहे वो कोई भी स्थली हो, उसके काम में लगी सरकार। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, जल्दी से ये भी काम होगा। और मेरे लिए सरकार जा रहे हैं सर। ठीक है, आलम अहमद जी, मैं आता हूं आपके पास, कृपया बारी बारी पे बोले, क्योंकि स्काइप से जुड़े हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी है, स्काइप से जुड़े हैं, एक साथ 2 लोग बोलते हैं तो आवाज दब जाती है, इसलिए बारी बारी से बोलेंगे तो दर्शकों को सब समझ में आएगा। ठीक है, अभी प्रदीप भटनागर जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आपके पास आ रहा हूँ। अभी मैं समाजवादी पार्टी का वक्तव्य सुन रहा जी, अशित जी आ रहा हूँ मैं। अच्छी बात है आपने हज हाउस, हाँ अच्छी बात है आपने हज हाउस बनाया, अच्छी बात है आपने जैसे हमारे प्रदेश में 4 दीवारी गई, मगर जो पक्षपात करके जो आपने प्रदेश के अंदर काम किया ना, हम उसका विरोध करते हैं। आपने तो हमें एक संज्ञान में दे रखा है कि हम जो है मुस्लिम विरोधी हैं। हम तो उस चीज के विरोधी हैं जो पक्षपात से काम होता है। आप लोगों ने किस तरह पक्षपात करा, हम तो उसका विरोध करते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश में आज मुस्लिम भाई नहीं रह रहे, आज मस्जिद नहीं है, क्या आज कब्रिस्तान नहीं है, क्या उनके आज मदरसों को फंड या पैसा नहीं दिया जा रहा, काम नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। जो फर्जी वाले थे उसके बारे में आप नहीं बोलते। गाजियाबाद के अंदर आपने हज हाउस बनाया, मैं पूछ सकता हूँ आपने दूध क्षेत्र में बनाया, मना करा, फिर भी दूध क्षेत्र में बनाया, क्यों बनाया आपने? आज ये लवारिस बेकार पड़ा है और करोड़ों रुपए जिसमें खर्च किया गया। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, हज हाउस पे तो सवाल मैंने पूछ लिया था, लेकिन आज प्रश्न जो है, ठीक है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। आलम अहमद जी, ये मांग आपकी सरकार के दौरान अखिलेश यादव की टेबल तक भी पहुंची थी।
ये मांग पहुंची थी, लेकिन उन्होंने करीब बहुत ज्यादा, मुझे जहां तक जानकारी, शायद 30 लाख रुपए देकर उन्होंने अपने कर्तव्य की इतश्री कर ली और बस उन्होंने कह दिया हाँ हो गया काम। क्या यही इतनी श्रद्धा है? अभी चुनाव आ रहा था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भगवान परशुराम की मूर्ति हर जिले में स्थापित की जाएगी। कहाँ है वो योजना? कब बनाई जाएगी? कम से कम शुरुआत भगवान परशुराम धाम से ही कर दी जाती। आलम अहमद जी, माननीय अध्यक्ष जी ने हमेशा निष्पक्ष काम किया है और विकास को ही तरजीह दी है। उन्होंने अपने भाषण में कभी किसी विकास के अलावा कोई बात नहीं की है। जब भी उन्होंने बात की, विकास की बात की है, चाहे किसी भी मंशा में बात कर रहे हैं, उनका सबसे पहला एक ही प्रयास रहता है कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाए हिंदुस्तान में। आप देख लीजिए उनके काम। आगरा एक्सप्रेस में बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुख्यमंत्री उनके बराबर के इस प्रोजेक्ट के बराबर का काम किया किसी प्रदेश में। उसके बाद 1090 आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए एक बेहतरीन सुविधा। हम लोग टीवी पे देखा करते थे कि बॉलीवुड देखा करते थे कि हाँ फोन किया पुलिस आ गई। ऐसी योजना उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू की। आप बता दीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 100 नंबर की गाड़ियों में ईंधन की व्यवस्था नहीं कर रही है। आलम अहमद जी, आज का विषय दूसरा है। इन सब चीजों पर जब बात करेंगे तो आपको जरूर इनवाइट करेंगे। आज का विषय जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ को लेकर अगर आप लोग कह रहे हैं, काशी विश्वनाथ को लेकर आज की बहस है, आपको बताया गया होगा डिबेट का आज टॉपिक क्या है, लेकिन आज आप क्योंकि आज आपके पास जवाब नहीं है तो आप शायद इधर उधर भाग रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। अशित पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशित पाठक जी, अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई ठीक है। आलम अहमद जी, लौटता हूँ आपके पास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपा के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई से कि अभी वो भगवान उसका जवाब आपने पूछा, लेकिन मैं जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो हिंदुत्ववादी पार्टी अपने को कहती है, मैं उससे बार बार प्रश्न करना चाहता हूँ। हमारे जनपद में उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, वक्ता के रूप में मैंने उनके सामने अपनी बात रखी और सर्व जन्मस्थली की बात को रखा मैंने कि 4.5 साल हो गए, अब दावर मंत्री होने के बावजूद 7 साल केंद्र में हो गए। महेश शर्मा जी 42 करोड़ रुपए यहाँ की बात देने को कह गए थे परशुराम जन्मस्थली के लिए, केवल 2.5 करोड़ रुपए वापस दिया गया, बाकी 40 करोड़ कहाँ चला गया। अयोध्या हो गई, बनारस हो गई, ये लाइमलाइट पे हैं क्योंकि अयोध्या की वजह से आज बीजेपी को इतना पूर्ण बहुमत मिला है, इतना प्रचंड बहुमत मिला है। और बनारस से हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं, तो उनकी वजह से पूरा मीडिया दिखा रहा है, हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन परशुराम जन्मस्थली, भगवान परशुराम जो हम लोगों के आराध्य हैं, भगवान परशुराम जो एक महत्वपूर्ण पात्र है रामायण के, उनको कॉरिडोर में अभी तक सम्मिलित क्यों नहीं किया गया, उनको रामायण सर्किट में अभी तक क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। और क्या कोई नेता जो मेरी बात सुन रहा है, प्रवक्ता जी के माध्यम से मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, क्या कोई नेता, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रवादी पार्टी का बड़ा नेता इस बात को कहेगा कि परशुराम जन्मस्थली को रामायण सर्किट में शामिल किया जाएगा? ठीक है, जवाब लेते हैं। वादा करेगा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद नहीं। ये चुनावी जुमले चाहे कोई पार्टी बोले, उस पर हमें विश्वास नहीं है। पिछले कांग्रेस ने भी यही कहते रहे, सपा की सरकार में भी ये हुआ, बसपा की सरकार में भी हुआ, और जिनको हम राष्ट्रवादी सरकार मानते हैं, जिनको हमने सपोर्ट किया, उनकी सरकार में भी अगर ये होगा तो ये बड़ी विडंबना होगी और हम कहेंगे कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ब्रह्म समाज के लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, जिस समय अखिलेश यादव ने इस बात की घोषणा की थी कि वो आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर ब्राह्मण विरोध के आरोप लगे और अखिलेश यादव जी ने उसको लपका, चुनावी एजेंडे से लपका कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति जो है वो हर जिले में लगवाएंगे। उस वक्त एक डिबेट हुई थी और मुझसे ही आपके ही साथी प्रवक्ता बीजेपी के वादा करके गए थे कि चुनाव से पहले हम इस मुद्दे को, जो कि भगवान परशुराम का धाम है, उसको इस रामायण सर्किट से जुड़वाएंगे। आज अब जब बात चल रही है काशी विश्वनाथ की, जब मथुरा की बात चल रही है, जब काशी की बात चल रही है, जब अयोध्या की बात चल रही है, तो आज उस वादे का क्या हुआ? प्रदीप भटनागर जी, मैं आपको बताऊं। जी। देखिए,
चुनावी वर्ष है, ये तो आपको पता ही है जी। मैं बिल्कुल सुन रहा था। देखिए वक्तव्य में अगर ये कहूँ, जैसे उन्होंने अभी राष्ट्रवादी कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदूवादी सोच है जी। देखिए हिंदूवादी सोच क्यों है? हिंदूवादी सोच ये है कि हिंदू की किसी को जरूरत नहीं है, हिंदू की वोट की किसी की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। ये पक्षपात रहा। भारतीय जनता पार्टी क्यों बदनाम है कि इस चक्कर में दो तरीके से बोलती है और आगे खड़े होकर बोलती है। मगर भारतवर्ष के अंदर चाहे हिंदू है मुस्लिम सब एक है। अगर जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, आज जो भव्य मस्जिद ही बन रही है, उसके लिए भी सरकार प्रथम पंक्ति से तैयार खड़ी है बनाने के लिए। मगर जो उनको जो बोर्ड है जो वो निर्णय नहीं ले पा रहा और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, उनकी वजह से वो डिले हो रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है उसी तरीके से ही मस्जिद ही बनेगी। मगर क्या है कि लोग जो गलत बातें फैलाना चाहते हैं, उन चीजों को हम आपको संभालना पड़ेगा। तो भगवान परशुराम जिनकी आप बात कर रहे हो, उनका बहुत बड़ा अध्याय और हर जगह संकलन है, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो जी। और नाम बोला उसके बारे में नहीं बोला जा सकता। अब तो प्रदेश के अंदर 18 साल बाद सरकार आई है, अगर विकसित चीजें हुई है तो 5 साल और चाहिए आपको। हाँ प्रदीप भटनागर जी, मतलब कहना ये चाहते हैं कि 5 साल आपको और चाहिए। पवन जी बिल्कुल 5 साल चाहिए। 5 साल के अंदर चाहिए हमें 10 वर्ष प्रदेश में ऐसा बना सके कि पूरा विश्व देखे और हम कहें दिल्ली के बजाय उत्तर प्रदेश राजधानी हो। हमने तो वो भी देखा है कि आज देखिए, आज गोरखपुर के अंदर एम्स बना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि जो एम्स बना है इसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, उत्तर प्रदेश को मिलेगा और नेपाल को मिलेगा। देखिए देश बड़ा करके बोलने वाली बात है। जो खाद बनेगी देश को तो मिलेगी पड़ोसी देश को भी मिलेगी। इसे कहते हैं सरल और सहजता, जो अपने वक्तव्य में पड़ोसी को भी अच्छा लेकर आप लेके चले। ठीक है प्रदीप जी, कुछ आशीष पाठक जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर इतना आज हितैषी बन गई है, आज पूर्वांचल इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है, आज क्यों नहीं आगे लाने की कोशिश करी उन्हें? चुनाव लड़ना है तो आजमगढ़ जाएंगे, विकास की बात करेंगे तो लखनऊ बैठ जाएंगे। ठीक है। जिन लोगों ने 1 रुपया नहीं छोड़ा खजाने में और भाग गए, जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए बिजली का दुनिया भर का बकाया छोड़ के चले गए, इनसे आप उनसे क्या सोचते हैं? वो आपको क्या फायदा दे देंगे? वो लोग हानि के सिवा कुछ नहीं दे सकते। ठीक है आशीष पाठक जी, बार अखिलेश जी, आखिरकार काशी विश्वनाथ को लेकर जो ये भव्य एक प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर अब सरकार जो विपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इसको लेकर ध्रुवीकरण की बात की जा रही है और आम मुद्दों से जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाया जा रहा है। लेकिन क्या काशी विश्वनाथ डेवलप होने से वहां पर रोजगार का सृजन नहीं होगा? तमाम होटल खुलेंगे, तमाम लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा और बताया जा रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन शॉप की जो योजना है उसके अंदर हस्तशिल्प के जो प्रोडक्ट होंगे उनका वहां पर डिस्प्ले होगा। तो ये भी तो एक चीज है, पर्यटन भी एक डिपार्टमेंट है, पर्यटन से जुड़ा हुआ भी एक रोजगार की पूरी एक चेन है, उससे भी तो फायदा मिलेगा। आशीष पाठक जी, देखिए बिल्कुल सही बात है कि चलिए बस ये पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी सृजन होगी, साथ साथ हमारी आस्था भी प्रबल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, इसकी वजह से उसका ये भव्य स्वरूप हो रहा है, या वाकई में कि भाजपा के अंदर आस्था है इसलिए भव्य स्वरूप हो रहा है? अगर आस्था है तो सारे जो हमारे भगवान रहे जो आराध्य रहे तो उनके लिए क्यों नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी अभी 18 नवंबर को आए, परशुरामपुरी में आए, जलालाबाद में आए, वहां पर मंच से उन्हें घोषणा करनी चाहिए थी कि हम परशुरामपुरी को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, रामायण सर्किट में शामिल करेंगे। लेकिन बड़ा ही अफसोस की बात है, माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने कोई बात नहीं बोली परशुराम जन्मस्थली के संबंध में कि आगे चलिए, अभी नहीं तो आने वाले समय में करेंगे, इतना ही बोल देते। तो ये जनता का बड़ा रोष है इसमें, खासतौर से ब्रह्म समाज का। मैं अयोध्या का बहुत स्वागत करता हूँ, हमारे आराध्य है राम, हम भगवान शिव की नगरी बनारस में जो भव्य कॉरिडोर बना उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं बार बार प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब योगी जी वहां पहुंचे उसके बाद भी उस मंच से अभी 18 नवंबर को पहुंचे और इतनी अखबारों में भी छपा उस बात को कि शायद लोगों की आशाएं थी कि योगी जी आ रहे हैं तो ये घोषणा करेंगे, ये घोषणा क्यों नहीं हुई? जबकि 5 विधायक, ठीक है जवाब लेते हैं, केंद्रीय मंत्री भी नहीं आते। ठीक है जवाब लेते हैं प्रदीप भटनागर जी। लेकिन उससे पहले आलम अहमद जी,
आप कह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दे जो हैं वो एड्रेस नहीं किए जा रहे। मेरा सवाल आपसे भी यही है, जब एक भव्य स्वरूप दिया जा रहा है तो वहां पर बहुत से लोगों को पर्यटन उससे रिलेटेड जॉब मिलेगी और इसके साथ साथ तमाम होटल खुलेंगे, उस होटल के अंदर बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी। जब होटल का निर्माण होगा तो सीमेंट, सरिया, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जिन लोगों की दुकानें होंगी उसको रोजगार मिलेगा। क्या ये एजेंडे में नहीं है आपके? विकास तो एजेंडे में होना ही चाहिए। बात ये आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रचार कर रही है, क्या आप मानिए क्या उस तरीके से विकास हुआ है? सर, प्रचार में तो फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीच में जिन्ना को ले आए थे। अब बताइए इससे क्या लाभ मिलने वाला है? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या उसको सामने लाया? उन्होंने ये नहीं कहा था जिन्ना उन्होंने तो ये कहा था कि पटेल, जिन्ना और गांधी जी ने साथ लगाए इसके परिचय से। जिस गुंडागर्दी के तमाम आरोप लगते थे, कल भी जिनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, वो पूर्वांचल के बाहुबली को आपने शामिल कराया है। इससे पहले जो मुख्तार अंसारी को लेकर उसके भाई शिफकतुल्ला अंसारी को आपने शामिल कराया है। आपके नजरिए, आपके एजेंडे में कहां विकास है? आखिरकार कहीं लगता है कि आपको, जब आपको लगता है कि विकास के मुद्दे जनता के पास आपके पहुंच नहीं पा रहे, तो आप भी पुरानी चीजों पर वापस आ गए। आप देख लीजिएगा, हमारे माननीय योगी जी के मुकदमे के लिए ऐसा पहला मुख्यमंत्री है हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपने मुकदमे को वापस लिया। और हमारे और मुख्यमंत्री एक बेचारे भी देखे हुए हैं। तो अपराधी की बात करने से भारतीय जनता पार्टी के लोग ना है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पद, उतना बड़ा मंत्रालय। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी को करना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। जी, मैं थोड़ा बता दूं कि जब न्यायालय में कोई भी चीजें होती है तो उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है। मगर ये तो आप देखिए आतंकवादियों को तो छोड़ा जाता, और आप लोग तो आतंकवादियों को छोड़ने के लिए आप लोग कहाँ पहुंच गए थे? आपको हाईकोर्ट की फटकार है, चुपचाप बैठ गए। अभी मैं सुन रहा था, पवन जी मुझे बता रहे थे कि जब एक आधे घंटे की बारिश हुई तो ये घुटना पानी भरा हुआ था। तो यही विकास था आप लोगों का। आज इन विकास की बात आप कर रहे हैं, अगर आप हमें एक बात बताइए, जो काशी विश्वनाथ है ये एक ज्योतिर्लिंग है और पूरे विश्व का हिंदू और भी लाखों वहां रोज पहुंचता है ज्योतिर्लिंग पे। क्या उसकी भव्यता पहले कम थी जो आज बढ़ गई? उस भव्यता को सौंदर्यीकरण किया गया है। जो लाखों लाख लोग आते हैं और एडवर्टाइजमेंट जो बात कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट ही है। जो कुंभ के अंदर करोड़ों लोग पहुंचे और पूर्वांचल के लाखों लोगों को, इलाहाबाद के लाखों लोगों को रोजगार मिला, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो देखते नहीं मिला। हर जात हर धर्म का आदमी काम कर रहा था, चाय बना रहा था। ठीक है, लेकिन प्रदीप भटनागर जी, एक बीच में सवाल आपसे छोटा सा ये कि आपने जब शपथ ग्रहण करवाया था योगी आदित्यनाथ जी का, तब आपने मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी को बुला लिया था। आज थोड़ा बड़ा दिल दिखाते, आज भी बुला लेते, क्या दिक्कत थी? आपने अपने सारे करीब 11-12 मुख्यमंत्रियों को बुला लिया, बहन मायावती जी को बुला लिया होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को बुला लिया होता, और भी अच्छा संदेश आता। ये लोग कहते भी हैं कि हम भी भाई बराबर के हिंदू हैं, एक बार और अच्छा हो जाता। आराम से जी, देखिए ये तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये तो नहीं बोलेंगे। जो सांसद और गणमान्य लोग जो होते हैं प्रदेश के, तब पे निमंत्रण पहुंचता है। दिल भला करके पहुंचे। अखिलेश यादव जी सांसद है ना? अखिलेश यादव जी सांसद हैं आजमगढ़ से। हाँ कह रहा हूँ, बिल्कुल निमंत्रण पहुंचा, सब पे पहुंचा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है, निमंत्रण पहुंचा, लेकिन वो नहीं गए। शपथ ग्रहण समारोह की बात कर रहे थे, पवन पांडेय शपथ ग्रहण समारोह की बात कर रहे थे। देखिए प्रोटोकॉल, जो मुख्यमंत्री चुने होते हैं, जो बेशक वो सरकार चली गई, उनको निमंत्रण दिया जाता है। ये तो दिल बड़ा मुलायम सिंह जी ने दिखाया कि वो मंच में पहुंचे। नहीं, मेरा कहना यह था कि जेपी नड्डा को बुलाया जा सकता है, अगर जेपी नड्डा को अगर बुलाया जा सकता है तो मायावती जी और प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी, इनको भी बुलाया जा सकता था। नहीं, मैंने अभी बताया ना कि प्रोटोकॉल है, बिल्कुल सब पे पहुंचता है, निमंत्रण पहुंचता है। अगर उनका दिल छोटा है तो नहीं पहुंचे। ठीक है, आशीष पाड़गी, फाइनल कमेंट आपका। नहीं पहुंचा। ठीक है, आशीष पाड़गी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए ऐसा है कि ये लोग आपस में एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। अगर मैं ये बात करूँ कि इसमें क्रिमिनल ज्यादा है किस पार्टी में, तो अभी आंकड़े देख लीजिए, पता चल जाएगा। एक दूसरा ये इनके पास ज्यादा क्रिमिनल है, उनके पास ज्यादा क्रिमिनल है। विषय आज जो है, विषय ये है कि जो बनारस में भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, अयोध्या मंदिर का
निर्माण शुरू हो गया, लेकिन भगवान परशुराम जन्मस्थली को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? और बार बार मैं कई जगह डिबेट में भी कह चुका हूँ, कई जगह अपनी बात उसके लिए उन्होंने कह दिया कि 5 साल और दीजिए, 4 साल में इतना ही, वो 5 साल में इतना ही कर सकते थे। मुझे लगता है कि जब इतने मंत्री और 5-5 विधायक नहीं करा पाए तो अभी 5 साल और चाहिए। योगी जी काम होगा, किससे उम्मीद करें? अब कोई कह रहा है कि मूर्तियां लगवाएंगे भगवान परशुराम की, कोई तो हम लोग किसका इंतजार करें? भाई हमको पॉलिटिकल फुटबॉल मत बनाइए, कहीं हम लोग जाग गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी, आलम अहमद जी और आशीष पाठक जी, आप तीनों का आर्या न्यूज पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिरकार ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, किस घड़ी में जाकर जो है वो खत्म हो पाएगा, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। और जब काशी विश्वनाथ का ये भव्य स्वरूप पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे समय में इस तरीके के बयानों का सामने आना क्या सनातन प्रेमियों को अच्छा लगेगा? क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि भगवान राम तो सबके हैं, भगवान कृष्ण तो सबके हैं, तो काशी विश्वनाथ जी क्या सबके नहीं हैं? क्या इस मुद्दे पर इस टाइम के लिए कुछ 2-4 दिनों के लिए बचा जा सकता था? ये जनता तय करेगी, आप लोग तय करेंगे, और आप लोग तय करेंगे वोट के माध्यम से। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।